नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम दोस्तों। प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं विटामिन से रिलेटेड क्लास। विटामिन से संबंधित प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में चल रही महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी विटामिन के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और उससे संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। निश्चित तौर पर जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको विटामिन से संबंधित सारी जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न को करने से आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स की कुछ जानकारियों से, फिर उसके बाद में हम हमारे अभ्यास आरंभ करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। विटामिन जिन्हें जीवन सत्व भी कहा जाता है, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन शरीर इन्हें पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना पाएगा। यानी विटामिन को शरीर खुद नहीं बना पाता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में भोजन के माध्यम से इसे ग्रहण करना पड़ता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी अगर प्रश्न आता है विटामिन क्या है, तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर विटामिन शब्द के विषय में कोई क्वेश्चन आता है तो 1912 में एक विद्वान थे कासिमिर फंक। तो ये फंक ने विटामिन शब्द को गढ़ा था, यानी सबसे पहले इन तत्वों को फंक ने ही विटामिन कहा था और ये कहा था 1912 में। इसके अतिरिक्त फेडरिक गोलेंड हापिकन्स नामक एक विद्वान ने इन्हें सहायक खाद्य कारक के नाम से बुलाया था और इन्हीं सहायक खाद्य कारक की जो अवधारणा थी, बाद में इसी अवधारणा को लेकर इन्हें विटामिन से बोला गया। विटामिन का अगर हम वर्गीकरण करें तो दोस्तों वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील दो कैटेगरी के विटामिन पाए जाते हैं। देखिए क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें जो बताया जा रहा है उस आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील में ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन आएंगे। इसके अतिरिक्त विटामिन सी और सभी प्रकार के विटामिन बी, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वसा जो पानी है उसमें घुल जाता है। तो ए, डी, ई के वसा में घुलनशील, सी और बी सभी कैटेगरी के पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन के बारे में आईसीएमआर ने क्या कहा है तो उससे देख लेते हैं। आईसीएमआर एनआईएन के निदेशक डॉक्टर हेमलता आर के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की एक विविध टीम द्वारा 17 व्यापक सिफारिशों का समूह बनाया गया और उसमें विटामिन के उपयोग के बारे में भी बताया गया। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार एक संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य समूहों, विशेषकर फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दुबला प्रोटीन शामिल होना चाहिए ताकि आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। विटामिन प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फलों को ग्रहण करें। सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, इन सभी में विटामिन काफ़ी ज़्यादा होता है, भरपूर मात्रा में होता है, तो इनका विविध और संतुलित आहार लेना चाहिए। आईसीएमआर के अनुसार शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीनों में विटामिन ए, बी1, बी3, बी6 और सी शामिल है। यानी इनकी पूर्ति तो आपकी होनी ही चाहिए, ए, बी1, बी3 और बी6 और साथ में विटामिन सी। ये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, जैसे कि हमारी दृष्टि, यानी अगर किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो रहा है तो विटामिन से वो जो होगा कम हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ये मजबूत करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे विटामिन और उनके कार्य। तो विटामिन और उनके कार्य में हम देखेंगे विटामिन ए का कार्य। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में ये मदद करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी1, जैसे थियामिन के नाम से भी जानते हैं, ये भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। विटामिन बी3 की बात करें, जिसे नियासिन भी हम बोलते हैं, यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। यानी विटामिन बी1 और बी3 दोनों भोजन और ऊर्जा से संबंधित हैं। विटामिन बी6 की बात करें तो यह शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास और दूसरे अन्य कार्य करना। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है और घावों को ठीक करने में सहायक होता है। तो ये विटामिन के बारे में कुछ जानकारी थी जो आईसीएमआर ने बताई थी। इसके अतिरिक्त विटामिन डी के विषय में बात करेंगे। विटामिन डी टाटा 1G लैब्स के द्वारा कुछ अनुसंधान किए गए थे विटामिन डी के ऊपर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो टाटा वंजी लैब्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 76% भारतीय आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी 76% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से हमें डायरेक्ट मिल जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए। यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि भारत में कई लोग पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं करते, जिससे विटामिन डी की कमी उनको हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण सूर्य की रोशनी की कमी, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और आहार में कमी होती है। अगर इन्हें सुधार लिया जाए, प्रॉपर सूर्य की रोशनी ली जाए और स्वास्थ्यकर जीवन शैली को अपनाया जाए, तो विटामिन डी कभी कम नहीं होगा। और विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो थकान, हड्डियों में दर्द, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और अवसाद जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा। इसलिए हम इनको एक बार देख लेते हैं कि विटामिन्स को किस नाम से बुलाया जाता है, उसके रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से बुलाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई टोकोफेरोल है। ये सब उनके रासायनिक नाम है और आपको इनको याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में अलग अलग विटामिन के अलग अलग रासायनिक नाम पूछ लेते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसके अतिरिक्त आ जाता है फिर बी कॉम्प्लेक्स। ये जो कुछ कत्थई कलर में आपको दिया है, ये सारे के सारे विटामिन बी हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में ये सारे के सारे विटामिन को पढ़ा जाता है। विटामिन B1, इसे थियामिन कहते हैं, रासायनिक नाम इसका थियामिन है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 नियासिन है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 जो है वो पायरोडोक्सिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 जो है साइनोकोबाल्मिन है। तो ये सारे के सारे रासायनिक नाम हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर करके आप इन्हें देख लें, पढ़ लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आगे देखते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग में अलग अलग विटामिन से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। देखते हैं किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी अगर हो जाए बॉडी में, तो रतौंधी, यानी रात में जब आपको कम रोशनी में कम दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो वो रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेप्थियामिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क हो जाती है और सल्की हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटने लगती है, आंखें लाल होने लगती हैं। तो त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होगा। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद होते हैं, यानी दांत की बीमारी का रिलेशन है विटामिन B3। विटामिन B5, इसमें बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना होता है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बुद्धि वर्क नहीं कर रही है, तो मंद बुद्धि होना और बाल सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी है, तो सप्लीमेंट के रूप में इसे लेना चाहिए। विटामिन B6 जो है उससे एनीमिया और त्वचा के रोग होते हैं। एनीमिया में खून की कमी होती है, आप बेहतर जानते हैं, और साथ में त्वचा से संबंधित रोग इससे होने लगते हैं। विटामिन B7 की कमी से लकवा, यानी ये तंत्रिका तंत्र पे डायरेक्ट कमजोरी पैदा हो जाती है विटामिन B7 कमी से। तो लकवा जैसी बीमारी होती है, शरीर में दर्द होता है और बाल गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। विटामिन B11 से एनीमिया और पेचिस जैसे रोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फैलते नहीं हैं, बढ़ते हैं अगर इसकी कमी हो जाती है तो। विटामिन B12 से एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसी प्रकार विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेट्स और क्षमा चाहेंगे, ये डी और रिकेट्स अलग अलग हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी होती है। ये दोनों ही बीमारी जो होती हैं ये हड्डियों की कमजोरी से रिलेटेड है। रिकेट्स जो है बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये बड़े लोगों में होता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम होने लगती हैं।
इसके अलावा विटामिन ई की बात करें तो इसमें जनन शक्ति कम हो जाती है, कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है। ये समस्त जो समस्या विटामिन ई की कमी से आती है। साथ में बाल झड़ना भी विटामिन ई के लक्षण होते हैं, की कमी के लक्षण होते हैं। विटामिन के की बात करें तो रक्त का थक्का ना जमना, जैसे किस तरह का आपको घाव हो गया, कट लग गया, तो उस समय पे खून जो होता है एक थक्का जमा देता है ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपका वो रुक जाए। तो विटामिन के की कमी से ब्लड फ्लो जो होता है वो कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि थक्का ही नहीं बन पाता है। और महिलाओं में माहवारी के समय पे भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्तस्राव होने लगता है। तो ये सब विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ये सब विटामिन्स थे और उनसे होने वाले जो रोग थे, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग थे, इनसे रिलेटेड भी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे भी पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये समस्त विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको देनी थी। अब हम हमारा अभ्यास आरंभ करते हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे ही मेरे द्वारा विकल्प दिए जाते हैं, आप कोशिश करें कि आप मेरे उत्तर देने से पहले ही आपका आंसर दें, ताकि आप चेक कर सकें कि आप किस लेवल पे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अब आपको ऑप्शन दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। कुछ देर पहले ही हमने देखा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसे रोग होता है। इसमें मंद प्रकाश में दृष्टि जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो विटामिन ए का आहार लेना चाहिए जब भी रतौंधी जैसे रोग होता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, छोटी आंत से कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिया है, ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी। यानी छोटी आंत से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अत्यधिक महत्वपूर्ण विटामिन होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोशिका झिल्ली में कौन सा विटामिन एक प्रमुख लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला विटामिन जो कि लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है, बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन दिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। यानी विटामिन ई जो होता है वो कोशिका झिल्ली में एक लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर भी आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है? तो विटामिन ए के कार्य में कौन सा नहीं आएगा, बताना है आपको। विटामिन डी रिसेप्टर्स का सक्रियण, बी रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण, सी थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स का सक्रियण और डी दिया है जीन अभिव्यक्ति और कोशिका विभेदन का विनिमयन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण विटामिन ए नहीं करता है, इसके लिए जिम्मेदार है विटामिन के। और बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं वो विटामिन ए के साथ में जाते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स का सक्रियण करता है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स का सक्रियण भी करता है, जीन अभिव्यक्ति और कोशिका विभेदन का विनिमयन करता है। तो ये सारे विटामिन ए के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीटा कैरोटीन से बनने वाले रेटिनॉल की मात्रा में सबसे करीब है? आपको ऑप्शन दिया है, ए 2 मोल रेटिनॉल पर मोल बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी है 1 मोल रेटिनॉल पर मोल बीटा कैरोटीन, ऑप्शन सी है 0.5 मोल रेटिनॉल पर मोल बीटा कैरोटीन और ऑप्शन डी है 0.15 मोल रेटिनॉल पर मोल बीटा कैरोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा 0.15 मोल रेटिनॉल पर मोल बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन डी का कार्य नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है, ए
कोशिका झिल्ली में लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट का कार्य। बी, जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन संबंधित कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए धीमी प्रतिक्रियाएं देना। सी, एडिपोसाइड के विभेदन का विनिमय करना। और डी है अस्थि टर्नओवर का विनिमयन, तो विनियमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली में लिपिड घुलनशील एंटीऑक्साइड के रूप में ये काम नहीं करता है। और बाकी जो सूचीबद्ध आपके आंसर दिए हैं वो पूरे विटामिन डी के कार्यों में शामिल होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन के की कमी में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए है कैल्सिटोनिन की प्लाज्मा सांद्रता। बी, प्रोथ्रोम्बिन की प्लाज्मा सांद्रता। सी, रक्त के थक्के बनने का समय। और डी, टूटी हड्डियों को ठीक होने में लगने वाला समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के बनने का जो समय होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से आया है। आपको इसमें ऑप्शन दिया है, ए, प्रोथ्रोम्बिन की प्लाज्मा सांद्रता। बी, प्री प्रोथ्रोम्बिन की प्लाज्मा सांद्रता। सी, क्षारीय फास्फेट की प्लाज्मा गतिविधि। और डी, एसिड फास्फेट की प्लाज्मा गतिविधि। तो ये विटामिन डी से ही संबंधित है। अब क्या बढ़ जाएगा इसमें आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय फास्फेट की प्लाज्मा गतिविधि जो होती है वो विटामिन डी की कमी में बढ़ जाती है। तो ये याद रखिए, इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था उसमें ये देखा था विटामिन के की कमी में क्या बढ़ जाता है, तो रक्त के थक्के बनने का समय बढ़ जाता है। और इसका आंसर आया है क्षारीय फास्फेट की प्लाज्मा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ऐंठन तब होती है जब इसमें से किसी की गंभीर कमी होती है। तो आपको बताना है जो दिया है उसमें से किसकी गंभीर कमी से ऐंठन होती है। आपको दिया है ऑप्शन ए में पाइरिडोक्सिन, बी है फोलिक एसिड, सी थायमिन और डी राइबोफ्लोविन। तो आपको बताना है इसमें किसकी कमी से आपके बॉडी में जो ऐंठन होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरोडोक्सिन। अब पाइरोडोक्सिन के बारे में हमने पढ़ा है, आप वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा। पाइरोडोक्सिन जो होता है विटामिन B6 को बोलते हैं। तो अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो B6 की कमी होने पर आपके बॉडी में ऐंठन जैसी बीमारियां होने लगती हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, स्टेरलाइज दूध में निम्न में कौन नहीं होता है। तो आपको बताना है स्टेरलाइज दूध में क्या नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए विटामिन ए, बी में विटामिन B1, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोलें कि नवजात जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान माँ को अगले 2-3 दिन तक जो दूध आता है, ठीक है, तो उसमें जो है विटामिन सी की थोड़ी मात्रा जरूर मिल जाती है। इसके अतिरिक्त दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निक्टालोपिया है। ऑप्शन आपको दिया है, ए आंखों का सूखना, बी कार्निया का नष्ट होना, सी अंधापन और डी मंद प्रकाश में देखने में असमर्थता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निक्टालोपिया को ही रतौंधी के नाम से आप जानते हैं और इसमें रात में कम रोशनी की स्थिति में देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और विटामिन ए की कमी से ये निक्टालोपिया यानी कि रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती चरण के दौरान एक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है। आपको ऑप्शन दिया है, ए थायमिन, बी फोलिक एसिड, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोलिक एसिड जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान महिला को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे फोलेट के नाम से भी जानते हैं और ये एक प्रकार का बी विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ विटामिन है जो गर्भावस्था के दौरान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये फॉलिक एसिड जो होता है वो भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के प्रमुख दोषों को रोकने में मदद करता है ना। तो जिन्हें न्यूरल ट्यूब दोष भी कहा जाता है, तो उनको ये रोकता है फॉलिक एसिड।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी की उच्चतम स्तर है। तो आपको बताना है किस में विटामिन सी ज़्यादा होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए आमजोत, बी ब्रोकली, सी काले किशमिश और डी संतरे का रस। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काले किशमिश। काले किशमिश में जो विटामिन सी होता है उसका स्तर जो होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया है ए ग्लूकोमा, बी मोतियाबिंद, सी रंग अंधापन और डी है विटामिन ए की कमी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से दुनिया भर में बच्चों को अंधेपन जो होता है उसकी बीमारी ज़्यादा हो रही है। इसलिए विटामिन ई बच्चों में खासतौर से ज़्यादा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वयस्क को भी विटामिन ए के सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B6 और डी विटामिन B12। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, आप फिर से याद करने की कोशिश करें। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। तो ये थायमिन की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी ए होने की सबसे अधिक संभावना किसे होती है। आपको ऑप्शन दिया है ए गर्भवती महिला को, बी कुपोषित बच्चे को, सी लंबे समय से शराब पीने वाले को और डी खाने के विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो व्यक्ति लंबे समय से शराब पी रहा है। तो लंबे समय से शराब पीने से विटामिन सी की कमी उस व्यक्ति में हो जाती है और उस कंडीशन में शराब के सेवन से उनके जीवन में सी की कमी से स्कर्वी ए होने वाला जो रोग होता है वो होता है। और उनका जो आहार है अगर वो बढ़ा कर लेते हैं, अगर शराब पीना बंद कर देते हैं, विटामिन सी की पूर्ति करते हैं यानी खट्टे फल इत्यादि लेते हैं, तो उस समय पे स्कर्वी ए की जो संभावना है उससे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। मतलब ऐसा विटामिन जो एक हार्मोन के रूप में भी काम करता है और दृश्य वर्णक के रूप में भी काम करता है, उसका नाम बताना है। आपको ऑप्शन ए में दिया है थायमिन, बी में रेटिनॉल, सी राइबोफ्लोविन और डी फॉलिक एसिड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायमिन। जो थायमिन होता है उसे रेटिनॉल या रेटिनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में काम करता है और इसका सीधा ये रासायनिक नाम था और ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो याद रखेंगे विटामिन ए यानी कि थायमिन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए फॉलिक एसिड, बी नियासिन, सी पायरोडॉक्सिन और डी कोबालिन। तो दोस्तों ये जो एनीमिया होता है एक तरह का एनीमिया है जिसमें लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये किसकी कमी से हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यानी विटामिन B12, इसकी कमी से आपकी बॉडी में जो होगा वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, यानी लाल रक्त कणिकाएं बड़ी हो जाएंगी, इस वजह से उनकी संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको ऑप्शन दिया है विटामिन बी में दिया है विटामिन सी है विटामिन B12 और डी है विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन के। तो इससे पहले हमने देखे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलते हैं। और अगर जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन सी और सभी प्रकार के बी, ये दोनों जो हैं बी के सभी कैटेगरी के विटामिन और सी, ये सभी जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील ADE होता है। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ जैसे ही आपको ऑप्शंस देता हूँ तो आप कोशिश करें कि खुद ही इसका उत्तर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो चलिए आरंभ करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है? आपको ऑप्शन दिया है ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी पेलाग्रा और डी घातक एनीमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेलाग्रा। पेलाग्रा जो रोग होता है वो नियासिन की कमी से होता है। ये एक त्वचा और पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग होता है, यानी त्वचा को भी प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिए गए में किसका आविष्कार कासिमिर फंक ने किया? तो इसे हमने देखा है ऊपर। आपको ऑप्शन दिया है ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी विटामिन और डी प्रोटीन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन इसका सही उत्तर होगा। विटामिन का संबंध कासिमिर फंक से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी सजीव रोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमने देखा था जब हम इसके तथ्य पढ़ रहे थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में बहुत अल्प मात्रा में बनता है। इसे भोजन के माध्यम से या फिर बाहरी सप्लीमेंट के माध्यम से हमें लेना पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसे सहायक आहार कारक के रूप में भी जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिया है ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी हार्मोन। तो जल्दी जल्दी आप उत्तर दें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन को सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम जो होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों ही पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिए गए में किसमें प्रति इकाई कैलोरी का मान सबसे अधिक है? तो इसमें जितने आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें बताना है किसमें प्रति इकाई कैलोरी का मान सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए में है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वसा। वसा में प्रति इकाई कैलोरी का मान सबसे ज़्यादा होता है और यह लगभग 9 कैलोरी पर ग्राम होता है। और इसके अतिरिक्त आपको दिया है इसमें प्रोटीन, तो प्रोटीन में 4 कैलोरी पर ग्राम होता है और साथ में दिया है विटामिन। तो विटामिन ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता, मतलब इसमें किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं निकल पाती है, बल्कि ये शरीर के आवश्यक पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं और शरीर के पोषण में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी पर ग्राम इसमें भी ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। तो याद रखेंगे, अगर सबसे ज़्यादा प्रति इकाई कैलोरी का मान पूछा जाए तो वसा है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा रिलीज होगी। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, बल्कि वह शरीर के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है? आपको ऑप्शन दिया है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी फॉस्फेट और डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सेब में पाया जाता है। सेब में इसके अतिरिक्त फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो पाचन करते हैं, मस्तिष्क और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं, वजन के प्रबंधन में भी फायदेमंद होते हैं। तो ये सारा जो है सेब खाने से हो जाता है, इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा सेब को खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिए गए में कौन विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है? आपको ऑप्शन दिया है ए अमरूद, बी अनार, सी गूसबेरी और डी आम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूसबेरी जो होती है, गूसबेरी में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन जो होता है, खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फलों में भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, क्लेमेंटाइन, अनानास हो गया, ये सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। सब्जियों में भी मिलता है, सब्जियों में जैसे ब्रोकली हो गया, मिर्च हो गया, गोभी हो गया, स्प्राउट्स हो गया, टमाटर, पालक, हरी मटर, ये सब में आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ फलियों में भी ये मिलता है, फलियों में आपको जामुन में मिलेगा,
स्ट्रॉबेरी में मिलेगा, कीवी में मिलेगा, और कुछ जड़ी बूटियों से संबंधित जो फल होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उसमें मिलता है, जैसे धनिया, आमचूर, शैवाल, इसमें सभी में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये याद रखेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आते रहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दिए गए विटामिन में से सेवन न केवल घाव भरने में मदद करता है बल्कि सूजन और संक्रमण का जोखिम को भी कम करता है। तो किसका सेवन करने से आपके घाव जल्दी भरेंगे और सूजन और संक्रमण कम हो जाएगा? तो इसका ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए में है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में मदद करता है, और इसका रासायनिक नाम भी आप याद रखें। इसके रासायनिक नाम आपको पहले बताया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का पर्याप्त सेवन ना केवल घाव भरने में मदद करता है बल्कि अगर बॉडी में सूजन वगैरह हो जाती है, कोई संक्रमण होता है, उसके जोखिम को भी ये कम करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ जब तक ऑप्शंस आपको देता हूँ तब तक उत्तर देने की कोशिश बीच बीच में करते रहें। अगला क्वेश्चन है, बायोटीन किसके लिए आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिया है, ए स्नायविक स्वास्थ्य, बी परिसंचरण तंत्र और त्वचा, सी हड्डियों के लिए और डी रक्त कोशिकाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंचरण तंत्र और त्वचा। इसके लिए बायोटीन आवश्यक होता है। बायोटीन एक प्रकार का बी विटामिन है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और बी विटामिन है, बी विटामिन की कैटेगरी में ये B7 वाला विटामिन है, बी विटामिन की कैटेगरी में आता है, और B7 को ही हम बायोटीन कहते हैं। ये जल में घुलनशील है, और इससे पहले कॉनेजियम आर के नाम से जाना जाता था, या फिर विटामिन एच भी कहा जाता था। अब इसे B7 या फिर बायोटीन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, विटामिन को किस प्रकार की यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए अकार्बनिक यौगिक, बी कार्बनिक यौगिक, सी अम्लीय यौगिक और डी क्षारीय यौगिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देने का कोशिश आप करें, क्योंकि इससे पहले हम इससे संबंधित काफ़ी पढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के अंदर नहीं बनता है। इसे बाहरी फल या फिर सप्लीमेंट, फल सब्जियों और भोजन या फिर किसी अन्य सप्लीमेंट के द्वारा लिया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन B1 की कमी से किस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, बी भूख और वजन का घटना, सी दांतों का सड़ना और डी बालों का गिरना। तो इसका सही उत्तर दें आप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूख और वजन का घटना विटामिन B1 की कमी से होता है। तो जब भी आपकी भूख नहीं लग रही है या भूख मिट रही है बार बार, या वजन आपके कम होते जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन डी की कमी को किस रोग से जाना जाता है? तो ये बच्चों में पूछा है यहाँ पर। तो विटामिन डी की कमी बच्चों में किस रोग का वाहक होता है? तो बताना है आपको, ए रतौंधी, बी रिकेट्स, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी एनीमिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी होने से होने वाला रोग होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इससे पहले हमने हमारे तथ्यों में इसे देखा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? आपको ऑप्शन दिया है, ए रक्त कोशिकाओं का निर्माण, बी हड्डियों को मजबूत बनाना, सी तंत्रिका विकास करना और डी त्वचा की सुरक्षा करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त कोशिकाओं का निर्माण विटामिन ई का मुख्य कार्य होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ये कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। इसके अलावा स्वस्थ त्वचा के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो ये त्वचा रोग में भी से निपटने में भी मदद करता है। आँखों और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो याद रखेंगे, लेकिन मुख्य कार्य के रूप में रक्त कोशिकाओं का निर्माण इसका कार्य होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बात की थी। आपको बताना है कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में से कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए शरीर का वजन घट जाना, बी हाथ पैर में सनसनाहट होना, सी मांसपेशियों का कमज़ोर होना और डी अस्थियों का कमज़ोर होना। ये ऑप्शंस है, आप इसका आंसर दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें विटामिन B1 जिसे थियामिन बोलते हैं,
B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 निकोटीमाइड, विटामिन B5 कैल्शियम पेंटोथेनेट, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन और विटामिन B12 होता है साइनोकोबाल्मिन। ये सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें आप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थियों का कमज़ोर होना बी कॉम्प्लेक्स की कमी का कारण नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो उससे शरीर का वजन घटेगा, हाथ पैर में सनसनाहट होगी और मांसपेशियां कमज़ोर होंगी। ये सारी चीज़ें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या हो सकती है। आपको ऑप्शन दिया है धुंधली दृष्टि होना, इसके अलावा जीभ का चिकनापन, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है बढ़ती उम्र का लक्षण। तो इसमें पूछा है आपसे विटामिन B3 की कमी से। B3 को निकोटिनमाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ का चिकनापन। जीभ का चिकनापन जो होता है वो B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत में क्या शामिल है। आपको ऑप्शन दिया है ए गोभी, बी नारंगी, सी आंवला और डी चावल। तो दोस्तों कुछ देर पहले ही हमने बात की थी खट्टे फल इत्यादि में ज़्यादा मिलता है। सही आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारंगी। नारंगी विटामिन सी के अच्छे स्रोत में शामिल है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, विटामिन B6 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उत्पन्न हो सकता है। आपको ऑप्शन दिया है ए त्वचा रोग, बी अंधेरे में कम दिखाई देना, सी जनन शक्ति कम होना और डी मसूड़ों से खून बहना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन B6 जो है त्वचा रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस तापमान तक सहन कर सकता है, मतलब किस तापमान पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को रखा जाना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया है ए 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के जो मध्य तापमान होता है इसमें बी कॉम्प्लेक्स को रखना चाहिए। साथ ही इसको गर्मी से बचाना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए, धूप नहीं होना चाहिए और ठंडी और सूखी जगह पर इसे रखना चाहिए। मतलब डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये खराब हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। आपको ऑप्शन दिया है ए बाल का गिरना, बी मस्तिष्क में सूजन, सी दांतों का खराब होना और डी पैरों में जलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल का गिरना। B7 जो है उसे बायोटीन कहते हैं हम। तो बायोटीन की कमी से बाल का गिरना एक जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते आ जाते हैं, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और थकान जैसी समस्याएं भी विटामिन B7 की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्या विशेषता है। आपको ऑप्शन दिया है ए यह पानी में घुलनशील होता है, बी यह एक स्थायी यौगिक है, सी यह केवल हवा में अस्तित्व में रहता है और डी यह केवल वसा में घुलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की विशेषता होती है कि ये पानी में घुलनशील होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन ए है धूप, बी दूध, सी आलू और डी नारंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देने का कोशिश करें क्योंकि इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि विटामिन डी के स्रोत क्या होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूप, यानी धूप से विटामिन डी हमारे बॉडी में बनने लगता है, इसलिए कुछ समय के लिए धूप में रहना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो होता है, जो अंडा होता है, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है ना, तो पीला वाला जो भाग होता है उसमें भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के तेल में भी विटामिन डी होता है। इसके अलावा विटामिन डी युक्त कुछ अनाज मार्केट में मिलते हैं उसमें, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी मिलते हैं उसमें विटामिन डी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें जिसमें विटामिन डी मिलता है। तो बेहतर तरीका होगा धूप थोड़े समय के लिए लेना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन ई के लाभ क्या है। आपको विटामिन ई के लाभ बताना है।
ऑप्शन ए है यह रक्त में एनीमिया की कमी को रोकता है। ऑप्शन बी है यह भूख बढ़ाता है। ऑप्शन सी है यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और डी है यह त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रक्त में एनीमिया की कमी को रोकता है। विटामिन ई शरीर को लाल रक्त कोशिका को बनाने में मदद भी करता है और यह शरीर को विटामिन के उपयोग करने में भी मदद करता है। तो ये रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद कर रहा है। के किस तरह से उपयोग करेगा, यानी के थक्का बनाने के काम आता है, उसको वर्क करने में भी ये मदद करता है और यह एनीमिया की कमी को रोकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिस बीमारी को वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने के लिए कहते हैं उसका नाम क्या है। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि बच्चों में हड्डियां मुलायम हो रही हैं तो उसे रिकेट्स बोलते हैं। अब बड़ों में हड्डियां मुलायम हो रही हैं तो क्या बोलते हैं बताना है। आपको ऑप्शन दिया है ए रिकेट्स, बी ऑस्टियोमलेशिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी एनीमिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी से ये रोग हो रहा है तो उससे संबंधित सप्लीमेंट लेना चाहिए और इसके साथ में कैल्शियम भी लेना चाहिए। तो दोनों से ही हड्डियां मुलायम होने की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी के प्रमुख स्रोतों में क्या है। ऑप्शन आ गया ए मछली का तेल, बी कटी हुई सब्जियां, सी साबूदाना और डी अनाज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछली का तेल। कुछ देर पहले ही हमने ये पढ़ा है। इसके अलावा अंडे के रोग, धूप इत्यादि से भी आपको विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए एर्गोकेसिफोरोल, बी टोकोफोरोल, सी चोनले कैसिफोरोल और डी दिया है कैल्सीफेरोल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, टोकोफोरोल के नाम से जानते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। यह शरीर को विटामिन के का उपयोग करने में मदद करता है। कुछ देर पहले ही हमने इस बारे में जानकारी ली थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा विटामिन ऊर्जा रिलीज और रख रखाव के लिए आवश्यक है। आपको ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और नियासिन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियासिन, जिसे विटामिन बी3 के नाम से भी जाना जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी तरह से ये ऊर्जा रिलीज और उसके रखरखाव में भी मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है। आपको ऑप्शन दिया है ए दूध और दही, बी दिया है गिरीदार फल और साबुत अनाज, सी दिया है गहरे हरे रंग की सब्जियां और डी दिया है साबुत अनाज और मांस। तो दोस्तों यहाँ पे पेंटोथेनिक अम्ल पूछा है। तो पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है विटामिन बी5 को कहते हैं। तो आपको बताना है इसके मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीदार फल और साबुत अनाज। इनसे पेंटोथेनिक अम्ल यानी विटामिन बी5 जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा मांस, मुर्गी, साबुत अनाज, फलियां, नट और बीज, अंडे, इन सब से भी जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल यानी विटामिन बी5 मिल जाता है। अगला प्रश्न है, फॉलिक अम्ल किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है। आपको ऑप्शन दिया है ए लाल रक्त कोशिकाओं, बी तंत्रिका कोशिकाओं, सी पाचन एंजाइम्स और डी त्वचा के ऊतकों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं। इसके निर्माण में फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, और गर्भावस्था के दौरान जो होता है इसे काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देना चाहिए क्योंकि ये जो शिशु होता है उसकी भी हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए आँखों के स्वास्थ्य को बढ़ाना, बी ऊतकों की मरम्मत करना, सी कोशिका झिल्ली की रचना के लिए आवश्यक होना और डी ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ई का मुख्य कार्य होता है कोशिका झिल्ली की रचना के लिए आवश्यक होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट क्रिया को सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो इसमें आपको बताना है विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट क्रिया को इन ऑप्शंस में से क्या सही होगा। ऑप्शन ए दिया है
यह एक स्थिर रेडिकल बनाता है जिससे विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके वापस सक्रिय विटामिन ई में बदला जा सकता है। आपको ऑप्शन दिया है यह एक रेडिकल है, इसलिए जब यह किसी अन्य रेडिकल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक गैर रेडिकल उत्पाद बनाता है। सी ऑप्शन में है यह विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके एक स्थिर रेडिकल में परिवर्तित हो जाता है। और डी है यह लिपिड में घुलनशील है और रक्त प्रवाह में मुक्त रेडिकल के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जो संवहनी उपकला द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड ऐंठन के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विटामिन ई की एंटीऑक्साइड क्रिया को सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यह एक स्थिर रेडिकल बनाता है जिसे विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके वापस सक्रिय विटामिन ई में बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। निश्चित तौर पर यह जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इसमें हमने विटामिन से संबंधित सारे तथ्यों को शामिल करने की कोशिश की है, साथ में आपको अभ्यास भी दिया है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ में लगातार बने रहें। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लगातार हमारे क्लासेस को देखने के लिए किसी विशेष विषय पर अगर कोई वीडियो चाह रहे हैं तो वह भी हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।